हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की जेईई मेंस 2021 में जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाइए देख लीजिए। अब आप डिले मत करिए, अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहिए, ठीक है ना। आई होप कि आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा हो। उसी तरीके से ये वीडियो होगा, वन बाय वन करके हम डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, सीधा काम की बात करेंगे, कोई बकवास नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जेईई मेंस 2021 20 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में आया था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 स्मॉल ड्रॉप ऑफ मर्करी ईच ऑफ रेडियस r collides to form a single large drop। ठीक है, 2 ड्रॉप थी, मिली और एक बड़ी लार्ज ड्रॉप बना दी। तो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इज। तो पहले कुछ सरफेस एनर्जी थी, अब कुछ सरफेस एनर्जी हो जाएगी, तो उनका रेशियो कितना होगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको अभी तक सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला पता नहीं, मैं बता देता हूं। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू टोटल सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, सोचो थोड़ा सा कि 2 ड्रॉप, छोटी ड्रॉप मिलके बड़ी ड्रॉप बनाएगी तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? पक्की बात है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। पक्की बात है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। तो मैं ये मान लेता हूं कि हमारे पास 2 छोटी स्मॉल r रेडियस की ड्रॉप्स हैं, है ना। क्या दे रखी है? ड्रॉप दे रखी है।
और एक बड़ी ड्रॉप बन गई जिसकी रेडियस है आर डैश। तो इसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा? फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम जो बड़ी वाली ड्रॉप है उसका रेडियस निकाल सकते हैं। उसका रेडियस कितना आएगा? उसका रेडियस आपके सामने आ रहा है, इसको आप लिख सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन वी कैन राइट दिस ऑल्सो 4/3 पाई आर क्यूब एंड इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ओके, 4/3 पाई कट गया, यहां बचा आपका 2 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। तो आर डैश हमारे सामने है, अगर मैं क्यूब रूट ले लूं तो 2 की पावर 1/3 आर, ये आर आ चुका है। अब अगर मैं बात करूं सरफेस एनर्जी की, तो शुरुआत में सरफेस एनर्जी कितनी थी? U1 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो U1 कितनी आ जाएगी सरफेस एनर्जी? टेंशन इनटू इसका सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 ड्रॉप है तो 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं U2 की बात करूं तो सरफेस टेंशन इनटू लिक्विड तो सेम है, सरफेस टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, इनटू 4 पाई आर डैश स्क्वायर। अब सवाल आता है कि आर डैश कितना है? तो आर डैश हो जाएगा आपका T इंटू 4 पाई, आर डैश हो गया आपका 2 की पावर 1/3 यानी कि 2 की पावर 2/3 आर स्क्वायर। इन दोनों को क्या करना है अपने को? इन दोनों का रेशियो लेना, द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट U1 बाई U2। आ जाइए, U1 बाई U2 अपन कैलकुलेट करके दे देते हैं, इनको फाइनल आंसर बता देते हैं। U1 बाई U2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, देखो T को और 4 पाई आर स्क्वायर को लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कट जाने, उधर से 2 आ रहा है, इधर से 2 की पावर 2/3 आ रहा है, तो ऊपर 2 की पावर 1/3 बच जाएगा, है ना, 1 माइनस 1/3। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया 2 की पावर 1/3 रेशियो 1, which will be in your option number A itself. Okay, आई होप आपको समझ में आ गया है। बढ़िया क्वेश्चन था, है ना? अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं तो प्रैक्टिस करिए, नोट्स में से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नोट्स का क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है मेरे से या फिर अच्छे टीचर से पढ़ रखा है तो वो डायरेक्ट आंसर इसका बता सकते हैं। लेकिन मान लो आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो, पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट देख रहे हो, तो आज ही मैं आपको वो सोल्व करके बता देता हूँ कि क्या चीज होने वाली है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि 2 सोप बबल है जिनके रेडियस A और B है, ठीक है ना? 2 सोप बबल है जिनके रेडियस A और B है, इसका रेडियस A, इसका रेडियस B। ओके, अब ये मिल जाते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस। जब ये मिल जाते हैं तो सीन कैसा होगा भाई साहब? जब ये मिल जाएंगे तो सीन हमारे सामने कुछ ऐसा होने वाला है। अच्छा देखो, A जो है छोटा है B से, A जो है छोटा है B से, तो आप मेरे को एक चीज बता सकते हो क्या कि प्रेशर किसके अंदर ज्यादा होगा, A के अंदर कि B के अंदर? A के अंदर कि B के अंदर? ये रही मान लो इनकी कॉमन सरफेस कुछ ऐसी होगी जिसकी रेडियस मान लो कि इसकी रेडियस तो आपकी A है छोटे वाले की, इसकी रेडियस B है और इसकी रेडियस मान लो C हो जाती है, ठीक है? याद करो कॉन्सेप्ट एक्सेस प्रेशर का। अब एक चीज याद करो आप कि अगर यहाँ पे बाहर प्रेशर P0 होता है तो अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा? अंदर प्रेशर होता है P0 प्लस 40/R, बट यहाँ पे रेडियस है कितनी? B। इसके अंदर प्रेशर इतना होगा और इसके अंदर प्रेशर होगा, अगर बाहर प्रेशर में P0 मानू तो अंदर प्रेशर होगा P0 प्लस 40/A, ठीक है? इतना प्रेशर होगा। अब देखो A की रेडियस कम है तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होने वाला है, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होने वाला है, तो A के अंदर प्रेशर ज्यादा है ना? PA PB, वैल्यू इनकी कितनी दे दी मैंने? इतनी दे दी। इसीलिए ये सरफेस ऐसी बनाई है मैंने, कॉमन सरफेस ऐसी नहीं बनाई है। अगेन आप अगर इस सी वाली सरफेस को देखो तो ये भी एक बबल की सरफेस है, ये भी एक बबल की सरफेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पीए ज्यादा है पीबी से, बट पीए पीबी से कितना ज्यादा होगा? पीए पीबी से ज्यादा होगा, कितना? जितना एक्सेस प्रेशर होता है। एक्सेस प्रेशर कितना होता है? 40/R। यहाँ पे R कितना है? C, ठीक है ना? यहाँ पे R मैंने C माना कॉमन सरफेस का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पीए जो होगा पीबी से कितना ज्यादा होगा? पीबी से 40/C ज्यादा होगा। अब पीए और पीबी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख चुका हूं, बस इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और आंसर आपके सामने होगा। P0 प्लस 40/A इज इक्वल्स टू P0 प्लस 40/B प्लस 40/C। P0 से P0 कट गया, इसके बाद देखो 40 से 40 भी कट रहा है, तो 1/A माइनस 1/B विल बी इक्वल्स टू 1/C, एंड आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा AB ओवर B माइनस A, AB ओवर B माइनस A।
है ना, यही आएगा ए बी ओवर बी माइनस ए। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखो हमारा ऑप्शन नंबर डी जगमगा रहा है कि मुझे टिक लगाओ, है ना, बुला रहा है आपको। बढ़िया। देखो जेईई मेंस 2021 में आया क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने नोट्स में कर रखा है उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट से फ्री का मार्क्स एक तरीके से। आगे आ जाते हैं, बड़ा सारा क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन, आओ पढ़ो। A raindrop with radius r is equals to 0.2 mm, 0.2 mm falls from a cloud at height 2000 meter above the ground. Assume that the drop is spherical throughout its fall and the force of buoyancy may be neglected. जो buoyancy की वजह से फोर्स होता है आपका, ठीक है ना, वीओजी, वो आपको नेग्लेक्ट कर देना, नहीं मानना है। तो पूछ रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी रेन ड्रॉप की। आपको सब कुछ दिया गया है, वाटर की डेंसिटी दे रखी है, एयर की डेंसिटी दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है और एयर की विस्कोसिटी दे रखी है। तो याद करो बेटा, यहाँ पे तो बुओयेंसी फोर्स को नेग्लेक्ट करने को बोल दिया, हम तो बुओयेंसी फोर्स को कैलकुलेट करके आंसर निकालते हैं। फिर भी यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि जब ये बॉल जो है नीचे आएगी तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन पीछे की ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगेगा, एफ वी इक्वल्स टू कितना, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ पे आर क्या है, इसकी रेडियस, ठीक है, और नीचे लगेगा इसका वेट एम जी, ठीक है। बुओयेंसी भी लगता है, लेकिन इन्होंने कहा बुओयेंसी मत मानो आप। जब एफ वी और एम जी इक्वल हो जाते हैं उस टाइम पे ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। याद आ गया होगा। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि एफ वी और एम जी बराबर हो जाते हैं। अब एफ वी कितना हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी हो गया, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू जी, ठीक है। तो 6 पाई ईटा आर वी, इसको टर्मिनल वेलोसिटी लिख देता हूँ वीटी, है ना। तो रो डब्ल्यू इंटू वी को क्या लिख सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब आप लिख सकते हो इंटू जी। देखो यहाँ पे एक आर, यहाँ पे क्यूब है तो कटेगा तो स्क्वायर बचेगा, और अपने को क्या निकालना है, अपने को तो निकालना है वीटी। देखो पाई से पाई भी कट गया, पाई से पाई भी कट गया, वीटी निकालना है। तो वीटी कितना आ गया, ध्यान से देखो, रो डब्ल्यू इंटू 4/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय 6 इंटू ईटा। बहुत बढ़िया। आ जाइए अब आगे इसको सोल्व करके खत्म करते हैं। आगे इसको सोल्व करेंगे तो वीटी हमारे सामने आ जाएगा, रो डब्ल्यू कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, 1000 इंटू 4 इंटू आर की वैल्यू 2 mm दे रखी है, तो 0.2 इंटू 0.2 mm के लिए 1000 का डिवाइड मारेंगे तो नीचे 2 बार मैं 1000 लिख देता हूँ। आई होप आप समझ रहे हैं किस तरीके से मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 6 और 4 के नीचे 3 था, वो भी 3 आ गया। एंड ईटा की वैल्यू हमारे सामने है, विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5। सारी वैल्यू मैं पुट कर चुका हूँ। देखो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ काट देता हूँ, 1 जीरो यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। और Vt इज इक्वल्स टू हमारे सामने आ रहा है 2 जीरो और यहाँ पे -5, तो 10⁻³ बचेगा, 10⁻³ पर जाके 10⁻+3 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका 4 इंटू 0.2 है ना। तो इसे आप 2 इंटू 2 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, एंड 10⁻³ नीचे से ऊपर आया, ठीक है। कैलकुलेशन आप भी साथ साथ करते रहे तो बढ़िया रहेगा। सबके कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग होता है, जिस भी तरीके में आप कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। देखो ये 2 से जाएगा और ये आपका 3 से जाएगा, है ना। और अगर आप ध्यान से देखो, इसको उड़ाता हूँ पॉइंट को, एक 10 और ऊपर भेजा मैंने, और यहाँ से इसको 2 से कट किया तो यहाँ आया 9। अब ध्यान से देखो Vt कितना आया, Vt आया आपके सामने 10⁻4 और 10⁻2 है ना, 400 हो गया। नीचे आपके सामने आ रहा है 9 इंटू 3 इंटू 3, 9 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आएगा 400 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9, यानी कि 400 डिवाइडेड बाई 81। तो अगर लगभग देखो मैं नीचे वाले को 80 मानता ना, तो मेरा आंसर कितना आता, मेरा आंसर आता 5, लेकिन नीचे 80 बने तो आंसर 5 से थोड़ा सा कम आएगा, जो मेरे को देखो सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ पे सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि पक्का आंसर यही है 4.94। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है ना। उससे क्या होता है सर, उससे सर को मोटिवेशन मिलता है, तो सर और अच्छे सेशन आपके लिए लेके आएंगे। आई होप आप बात समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
कि two narrow boards of diameter 5 mm and 8 mm are joined together to form a U-shaped tube। ठीक है भाई साहब, दोनों साइड जो है कि अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है। तो कुछ ऐसा सीन है हमारे सामने। इधर थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, है ना, ये लो, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये लीजिए, बहुत बढ़िया बात। दोनों के अंदर पानी है, तो डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ टू लिम्स ऑफ द ट्यूब कितना होगा अगर सरफेस टेंशन ऐसा है। तो देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो फ्लूइड स्टैटिक है। नहीं, यहाँ पे सरफेस टेंशन का रोल है। तो इनकी जो यहाँ पे ये शेप होगी, ये कुछ इस तरीके की होगी। इनकी जो यहाँ पे शेप होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। तो इनके वाटर लेवल में क्या होगा, डिफरेंस होगा। इनके वाटर लेवल में डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे वाटर लेवल में डिफरेंस होगा, तो आपको बताना है कि कितना हाइट में डिफरेंस है। अब आप खुद सोच के देखो कि अंदर प्रेशर जो है कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे अपन, P नॉट माइनस 2T बाई आर। कैपिलरी आपको याद आ रही होगी, कैसे निकाले थे, ऊपर P नॉट, अंदर P नॉट माइनस 2T बाई आर। तो अंदर प्रेशर अब किसका जो है वो ज्यादा होगा, अंदर प्रेशर जस्ट उसके इनसाइड प्रेशर किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। किसका ज्यादा किसका कम, बोलो बोलो बोलो। कितना है, P नॉट माइनस 2T बाई आर होगा ना। सरफेस के जस्ट नीचे प्रेशर याद आ रहा है, चलो याद दिलाते हैं आपको। ये कैपिलरी होती है, कैपिलरी के अंदर कुछ ऐसा सीन होता है। यहाँ प्रेशर P नॉट होता है, अंदर प्रेशर P नॉट माइनस 2T बाय आर होता है, 2T बाय आर होता है। यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो आपका जो स्फेरिकल सरफेस बनेगी उसकी रेडियस और कैपिलरी की रेडियस, ठीक है ना, यानी कि ट्यूब की रेडियस दोनों इक्वल है। तो ये अब देखो, ध्यान से देखो, अंदर प्रेशर किसका ज्यादा है, जिसकी रेडियस ज्यादा है उसका ये वाला पार्ट कम है ना, माइनस वाला पार्ट कम। तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो रेडियस किसकी ज्यादा है, यहाँ रेडियस ज्यादा, तो इसका प्रेशर आपका क्या होगा, इसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसका प्रेशर यहाँ पे ज्यादा, तो नीचे सेम लेवल पे आने पर प्रेशर सेम होगा। तो इसकी हाइट नीचे होगी, इसकी हाइट नीचे होगी। ये तामझाम मैंने इसलिए किया है, ठीक है, कि मैं पता लगा सकूं कि किसकी हाइट ज्यादा और किसकी हाइट कम। अगर मान लो कि बाई चांस सर हम है तो वहां पे आइडिया नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एच जो है नेगेटिव आ जाएगा, एच जो है आपका नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन आपके पास एक न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पता लगा लिया कि ये क्या होगा, नीचे होगा, ये नीचे होगा, तो मैं इसे बना देता हूँ। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, आप बात समझ पा रहे हो। अब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं करने वाला, ठीक है ना। अच्छा, वाटर लेवल में डिफरेंस बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा तो मजा आएगा ना आप लोगों को भी। चलिए, ये मिट गया है, इसको मैं वापस से बना देता हूँ। ये लीजिए, ये बन गई ये वाली, एंड वापस अपन हरा पानी भर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये आ गया इनके लेवल में डिफरेंस। अलग पेन से बनाता हूँ, आप भी अच्छे से फर्क समझ पाओ। ये रहा एच, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना, ये एच है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहां से नीचे वाली हाइट क्या होगी, इसके लिए भी एक्स होगी और इसके लिए भी एक्स होगी, है ना, यहाँ से। और यहाँ से कितनी हो जाएगी, एच प्लस एक्स हो जाएगी, एच प्लस एक्स हो जाएगी। यहाँ पे बॉटम पे अपन प्रेशर 2 पॉइंट ए और बी लेके यहाँ पे प्रेशर बराबर कर सकते हैं, बिकॉज सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर, वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, सरफेस टेंशन वगैरह दे रखा है। यहाँ की रेडियस में R1 बोलता हूँ, यहाँ की रेडियस में R2 बोलता हूँ, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे प्रेशर हमारा होगा कितना, ऊपर P नॉट, तो P नॉट माइनस, ठीक है, अलग पेन से लिखता हूँ, P नॉट माइनस 2T बाई R1, यहाँ पे प्रेशर होगा P नॉट माइनस 2T बाई R2, ठीक है। तो इसके नीचे B पे प्रेशर कितना हो जाएगा, PB कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस 2T बाई R2 प्लस रो जी एक्स, ओके। पीए कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस 2T बाई R1 प्लस H प्लस एक्स रो जी, H प्लस एक्स रो जी। अब टेक्निकली दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों वैल्यू को बराबर कर देंगे, दोनों वैल्यू को बराबर कर देंगे तो हमारे सामने अपने को मिलेगा P नॉट माइनस 2T बाई R1 प्लस H प्लस एक्स रो जी शुड बी इक्वल्स टू P नॉट माइनस 2T बाई R2 प्लस रो जी एक्स। यहाँ पे देखो, रो जी एक्स से रो जी एक्स कट जाएगा, पी नोट से पी नोट कट जाएगा। अपने को एच फाइंड आउट करना है, तो हमारे सामने कुछ एच ऐसा आएगा। मैं इस अलग सेक्शन में सोल्व कर रहा हूँ,
इसको हटा दूं, यहाँ सोल्व हो जाएगा, आ जाइए। तो अपने को h चाहिए, तो h इंटू रो जी बचा इज इक्वल्स टू 2t/r1 माइनस 2t/r2। ठीक है, वैल्यू सारी डाल देते हैं। h इंटू रो की वैल्यू दे रखी होगी 10⁻³ दे रखी है, g की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 2। सरफेस टेंशन हमारे सामने है 7.3 इंटू 10⁻², डिवाइडेड, वैसे कॉमन आ जाएगा सरफेस टेंशन अंदर 1/r1। r1 कितना है 5 है ना, इंटू 10⁻³ तो ऊपर चला जाएगा माइनस 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो h इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7.3 इंटू 10⁻⁻² और यहाँ से एलसीएम लोगे तो 40 और 8 माइनस 5 3 इंटू 10⁻³ बन गया हमारे सामने। तो देखो ये इससे कटा 10⁻³ तो यहाँ बना 10⁻1। तो h विल बी इक्वल्स टू, ये इससे कटेगा 20 टाइम्स है ना, h विल बी इक्वल्स टू 10⁻1 है, नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 7.3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई, नीचे 20 ऑलरेडी है, ये 10 और आएगा तो बन जाएगा 200 है ना। तो h इज इक्वल्स टू आ गया 7.3 इंटू 9 ये 21 डिवाइडेड बाई 2 और 10 पावर बना माइनस का 4। इसे सोल्व करोगे तो आपके सामने आ रहा है 10 पॉइंट कितना 10.5। यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी हम लोगों ने क्या किया कि ये जो रेडियस है इनकी जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। डायमीटर क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है तो रेडियस इनकी आधी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमने पुट किए यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दिए। यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 2.5 और यहाँ वैल्यू आएगी आपकी 4 है ना, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 4। तो इसे सोल्व करोगे तो यहाँ आएगा आपका 10 और यहाँ आएगा आपका 4 माइनस 2.5 1.5 एंड अगेन इसे आगे सोल्व करेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाय 100 है ना, देन आगे ऐसा होगा क्या 10 ऐसा, ये ऊपर 2 भी आएगा, एक 2 भी आएगा, एक और ये वाला 2 कटेगा नहीं तो ये 2 भी आ गया। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बना कितना बना 7.3 इंटू 3। अगेन यहाँ पे ये चीज बनेगी लेकिन नीचे ये नहीं बनेगा ना, क्यों, नीचे क्या नीचे 10⁻² है, ऊपर जाके ये बन गया। तो हमारा आंसर आया 2.19 इंटू 10⁻³ एच आ गया 2.19 mm। अब आ गया आंसर ये। तो देखो बच्चों ध्यान से करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह सब सही लगाने के बाद भी सही आंसर तक ना पहुंच पाने का रीजन होता है हम डेटा को थोड़ा सा फटाफट रीड कर लेते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा। तो आई होप कि आप लोगों ने इस गलती को सीखा होगा, इस गलती से खुद सीखा होगा। आप ये गलती अपने फाइनल एग्जाम में नहीं करोगे, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ सर्कुलर टैप व्हेन इट्स फ्लो रेट इंक्रीज फ्रॉम 0.18 लीटर पर मिनट टू 0.48 लीटर पर मिनट। कोई बता सकता है यूनिट दे रही है, क्या चीज दे रखी है अपने को, ये अपने को क्या दे रखा है, ये अपने को दे रखा है, बोलो बोलो, ये अपने को दे रखा है क्यू है ना, फ्लो रेट दे रखी है। रेडियस ऑफ टेप एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर आर 0.5 सेंटीमीटर एंड 10⁻³ पास्कल सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि ये से ये हो जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, Q जो होता है वो क्या होता है, A इंटू वी होता है। Q जो होता है वो A इंटू वी होता है। अब आपको क्या क्या दिया गया है, Q दिया गया है तो क्या अपन V निकाल सकते हैं, रेडियस दे रखी है तो देखो रेडियस आपको दे रखी है, Q आपको निकालना है। देखो सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अपन चेक कैसे करते हैं। चेक आपको पता ही है कि जो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है VT, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले वो विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और वो ट्यूब के डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये सारी चीजें अपन करते हैं, सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी है ना,
ये सारी चीजें अपन करते हैं तो हमारे सामने आता है ईटा ओवर रो डी, और इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर आ जाता है इस तरीके से। फिर रेनॉल्ड नंबर का एक फॉर्मूला आ जाता है, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला आ जाता है तो वीसी रो डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी होती है, वीसी रो डी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ईटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। अब इसके अंदर अपन वैल्यू डाल के रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकालते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर जो है 1000 से कम होता है, 1000 से कम होता है तो फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, यानी कि स्टेडी फ्लो होता है। अगर हमारा एनआर जो है वो 1000 और 2000 के बीच में रहता है तो फ्लो कैसा होता है, अनस्टेडी होता है। और अगर हमारा एनआर जो है ग्रेटर देन 2000 हो जाता है तो फ्लो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको पता है, नहीं मैंने रिवाइज करा दिया। अब अपने को करना क्या है, अब अपने को करना है ये एनआर कैलकुलेट करना है, तो अब अपने को कॉन्सेप्ट पता लग चुका है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेते हैं। दोनों ही केस में हम रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, NR1 एंड NR2। तो NR1 कितना आ जाएगा, V की जगह क्या लिखेंगे, Q बाई A, यानी कि Q1 बाई A इंटू रो, D की जगह लिखेंगे 2R। अच्छा, इस A को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इस A को पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू ईटा आ गया। ठीक है, सिमिलरली NR2 क्या आ जाएगा, Q2 इंटू रो इंटू 2R डिवाइडेड बाय पाई R2 का स्क्वायर इंटू R स्क्वायर इंटू ईटा। देखो एक R से एक R यहाँ कट गया, ये देखो, ठीक है। और ये सारी वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। अब ध्यान से देखो वो लीटर पर मिनट में दे रखा है, ठीक है ना, लीटर पर मिनट में दे रखा है। अगर आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, अगर आपको लीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसे चेंज होगा, Q1 विल बी इक्वल्स टू 0.18 इंटू सबसे पहले लीटर को 10⁻³ मीटर क्यूब में चेंज हो गया, अब मिनट को सेकंड में तो 60 में, तो ये बन गया अब मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर बन गया। सिमिलरली Q2 विल बी इक्वल्स टू योर 0.48 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 60 इंटू मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर। अब ये ऐसा ही न्यूटन सिस्टम में चेंज हो चुका है, तो अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूं तो NR1 मेरे पास आता है, NR1 विल बी इक्वल्स टू 0.18 इंटू 10⁻³ इंटू रो मेरे पास है 10⁻³ इंटू 2 डिवाइडेड बाय 60 इसका इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे सामने 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻² इंटू ईटा हमारे पास है 10⁻³। ठीक है, अब इन सारी चीजों को सोल्व करेंगे तो एनआर हमारे सामने आ सकता है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, इनको उड़ा दिया और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो बचा 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 314 इंटू ये बना आपका 0.5, तो इसको मैं 5 लिख देता हूँ और 10⁻4 ऊपर चला जाएगा ना, एक इसको दे दिया मैंने, और 10⁻4 का ये बन गया 10⁻3 और ये वैल्यू बनी 3। तो NR1 जो है मेरे सामने है 6/5 इंटू 314 इंटू 10⁻3। आप ध्यान से देख सकते हो कि ये वैल्यू 1000 से कम ही आने वाली है, तो ये NR1 जो है वो लेस देन 1000 है, यानी कि फ्लो कैसा है, फ्लो पहले आपका स्टेडी फ्लो है। अगर आप इसके अंदर देखोगे NR2 के अंदर आपका क्या हो जाएगा, NR2 के अंदर Q2 आपका लगभग कितना हो चुका है, सारी वैल्यू फिर से डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ तक देखो कैलकुलेशन सेम रहेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 इंटू 2 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 314 है ना, इंटू 5, अच्छा 60 हो जाएगा, नहीं 60 रहेगा, ठीक है 6 चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा, यहाँ तक कैलकुलेशन सेम रहेगी। 0.18 की जगह मैंने 0.48 लिखा है, तो ये 8। तो NR2 अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके सामने आ रहा है 16 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 314। अगेन अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, तो फिर से क्या है, फिर से ये वैल्यू 1000 से कम ही आने वाली है, ये वैल्यू 1000 से कम ही आने वाली है। दोनों ही वैल्यू 1000 से कम है, तो फ्लो कैसा रहेगा हमारा, स्टेडी रहेगा, कोई फ्लो में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सोप बबल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड इनसाइड अनदर सोप बबल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर।
एक सोप बबल जो है दूसरे सोप बबल के अंदर बन गया है। ये लो भाई, बाहर वाले की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, अंदर वाले की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, कुछ ऐसा है। द रेडियस ऑफ एन इक्विवेलेंट सोप बबल विच हैज द सेम एक्सेस प्रेशर इनसाइड। अच्छा, तो देखो इसके अंदर कुछ प्रेशर होगा एक्सेस P2 होगा, इसके अंदर P1 होगा, बट कुछ एक्सेस प्रेशर होगा इसके अंदर, है ना। एक्सेस प्रेशर का मतलब कि बाहर वाले प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होगा, है ना। तो अगर वही प्रेशर अगर किसी सिंगल बबल के अंदर होता, वही एक्सेस प्रेशर अगर किसी सिंगल बबल के अंदर होता, यानी कि किसी सिंगल बबल के अंदर अगर P2 प्रेशर होता तो उसका रेडियस कितना होता, ये बात आपसे पूछी जा रही है सिंपल सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो सरफेस टेंशन अपन T मान लेते हैं, तो P1 कितना आ जाएगा, इससे बबल है तो 40 बाई आर ज्यादा, तो P1 विल बी इक्वल्स टू P0 प्लस 4T बाय आर। आर कितना है इसका 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसके अंदर अब इससे भी 40 बाई आर ज्यादा, यानी कि P2 की वैल्यू P0 प्लस 40 बाई 3 इंटू 10⁻² प्लस 40 बाय कितना इसकी, सॉरी इसकी रेडियस 6 है, यहाँ पे 6 इसकी रेडियस 3 है, तो 3 इंटू 10⁻²। P1 से इतना ज्यादा इसके अंदर प्रेशर ये आया है। अब अगर ये सीन यहाँ होता तो यहाँ कितना आता, देखो यहाँ पे P2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, P2 की वैल्यू होनी चाहिए थी कितनी P0 प्लस 4T बाय आर, 40 बाय आर होनी चाहिए थी। लेकिन अभी निकाले तो कैसे करो, दोनों ही वैल्यू P2 है, दोनों को क्या कर दो आपस में इक्वेट कर दो, यानी कि P0 से P0 कट जाएगा, देखो दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या बचेगा 40 बाय 6 इंटू 10⁻² प्लस 40 बाय 3 इंटू 10⁻² विल बी इक्वल्स टू 40 बाई आर। 40 से 40 कट जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा, मेरे सामने 1 बाई आर इज इक्वल्स टू है 1 बाई 10⁻² और डिवाइडेड बाय इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 18 और ये बन जाएगा आपका 6 प्लस 3, यानी कि 1 बाई आर इज इक्वल्स टू बनेगा आपका 1 बाई 2 इंटू 10⁻², तो आर विल बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आंसर है 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि सपोज दैट यू हैव टेकन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड इन सच अ वे दैट इट्स कंसंट्रेशन बिकम 0.01 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपका जो सॉल्यूशन है तो उसके अंदर ओलिक एसिड कितना होगा, इतना होगा, इतनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। देन यू मेक अ थिन फिल्म ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ एरिया दिस, तो आप इस सॉल्यूशन से एक थिन फिल्म बनाते हैं इतने एरिया की जिसकी थिकनेस कुछ होगी, है ना, वो थिकनेस आपको कैलकुलेट करनी है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि ये जो फिल्म है ये 100 स्फेरिकल ड्रॉप से मिलकर बनी हुई है जिनकी रेडियस कितनी है, तो आपको बताना है कि इसकी थिकनेस कितनी होगी। मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है T है, ये T अपने को कैलकुलेट करके बताना है, ये T अपने को कैलकुलेट करके बताना है। तो इतनी स्फेरिकल ड्रॉप से मिलके बना है, तो इसकी जो वॉल्यूम होगा ना, इसका जो वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम आपका हो जाएगा, इसका वॉल्यूम 100 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम कितना है लेयर का, इसका वॉल्यूम है V इज इक्वल्स टू एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। तो ये जो लेयर है इन स्फेरिकल ड्रॉप से बनी गई है, यानी कि इनका स्फेरिकल ड्रॉप का वॉल्यूम इतना है, स्फेरिकल ड्रॉप का वॉल्यूम इतना। बट अगर आप ध्यान से देखो कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इतने सेंटीमीटर क्यूब पे इतनी सी ही है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में भी अगर बात करोगे तो इतनी होगी 0.01, यानी कि 1% है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो वॉल्यूम है इसका 1% यानी कि 0.01 टाइम जो है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये थिकनेस अपने को कैलकुलेट करनी है, यानी कि अब ये जो वॉल्यूम है इसी वॉल्यूम से बना होगा ना ये लेयर, इसी वॉल्यूम से बना हुआ लेयर, तो मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या कर दो, बराबर कर दो, यानी कि A इंटू टी शुड बी इक्वल्स टू दिस वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम कितना है 100 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू 0.01। समझ में आ रही है आपको बात। एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, तो 4 इंटू 10⁻⁴ बिकॉज अपने को कैलकुलेशन
ऐसा यूनिट में करनी है तो टी इतना आ गया इंटू 100 इंटू 4/3 इंटू पाई। अब देखो आर का क्यूब करोगे ना तो देखो इसका क्यूब करोगे तो ये इसका क्यूब रूट हट जाएगा तो 3/40 पाई बन जाएगा ये, इंटू आगे वाला है तो 10⁻³ इंटू 10⁻²। क्यों? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, इसका क्यूब इंटू 0.01। ये चीज बन गई, ठीक है। अब आ गया तो आगे इसको सोल्व करेंगे तो टी हमारे पास कितना आ जाएगा, टी विल सबसे पहले काटापीटी कर देते हैं, ये गया ये गया, ये 400 है, ये 40 है, देखो ये से 10 से गया, क्या क्या बच गया हमारे सामने, यहाँ 10⁻⁴ कितना है माइनस का 15, और फिर माइनस का 15 में से 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू टी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 इंटू 10 इंटू 10⁻²। 0.01 को 10⁻² लिख दिया मैं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके सामने ये चीज, t इज इक्वल्स टू 10⁻⁻16 है ना, 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻16 4 इंटू 10⁻⁴, ये बनेगा आपका 10⁻⁻14 में रखना है ना, तो 10⁻, देखो -12 बनेगा तो मैं 100 रख देता हूँ, तो 10⁻⁻14 बाहर रख देता हूँ, है ना। देखो 10⁻⁻12 बनेगा, ध्यान से देखो 12 बनेगा, लेकिन आंसर किसमें चाहिए, 10⁻⁻14 में चाहिए, तो 10⁻⁻14 तो 2 0 मैंने बाहर निकाल दिया, डिवाइडेड बाई 4, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 25 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। अपने को चाहिए 10⁻⁻14 के आगे कितना आ रहा है, तो 10⁻⁻14 के आगे आ रहा है 25, तो योर x विल बी इक्वल्स टू 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे आपका एक और जानदार सवाल आपके सामने पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि इन मिलिकन ऑयल से ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, आपने नाम सुना होगा, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी सुना होगा ये नाम। सो पूछ रहा है कि व्हाट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अनचार्ज ड्रॉप। देखो अनचार्ज ड्रॉप है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है ना, ऑफ रेडियस दिस एंड डेंसिटी दिस, तो इस पे कितना विस्कस फोर्स लग रहा होगा, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अनचार्ज ड्रॉप ऑफ रेडियस दिस एंड डेंसिटी दिस। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6π∗RV, 6π∗RV, ठीक है। तो नेगलेक्ट करना है आपको, बुओयेंसी नेगलेक्ट करना है, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप के अंदर ड्रॉप जो होती है वो इक्विलिब्रियम में रहती है, मतलब जो इसका mg होगा इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, fv बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप fv की वैल्यू जो है fv इज इक्वल्स टू mg करके भी निकाल सकते हो, और mg कितना होगा, mg होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, क्योंकि मास भी आप लिख सकते हो, और डेंसिटी वॉल्यूम भी क्या लिख सकते हो, 4/3πr³ इंटू जी। ये सारी वैल्यू आपको गिवन है, तो fv इज इक्वल्स टू रो आपको कितना गिवन है, 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 4/3 इंटू पाई, आर अपने को कितना गिवन है, रेडियस 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू जी। अब इसको कैलकुलेट करना है, जी यानी कि 10 लिख दो, है ना, जी की वैल्यू 10 ले ली, और ठीक है, विस्कोसिटी ऐसे ही दे रखी है, इसके अंदर विस्कोसिटी यूज नहीं आ रही, विस्कोसिटी यूज आती जब ये वी की वैल्यू अपने को पता होती, आप सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो एफ वी इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ वी इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो, ये बना आपका 0.4, ये एफ वी आया 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ टू पाई इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 10। अब आगे और सोल्व कर लो, एफ वी विल बी इक्वल टू 10⁻⁻15, और ये 4 हो गया तो ये इतना बच गया 1.6 इंटू 8 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻15 प्लस 4 10⁻⁻11 बच गया। इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा, देखो ये 3.14 है, ये 3.14 है, और ये आपका 16 है। मैं लगभग ही सोल्व कर रहा हूँ, तो इसे मैं 20/7 लिख देता हूँ ना, 20/7, तो एफ वी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 8 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁻11, लगभग 2 से काट दो इसे, है ना, तो ये बन गया आपका 44 इंटू 8, 44 इंटू 8 मतलब 3, एफ वी विल बी इक्वल टू 3.352 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ना कौन सा ऑप्शन टिक मारे, कौन सा ऑप्शन टिक मारे, 10⁻⁻11, अगर आप लोग को मल्टीप्लाई भी करो तो -10, कहीं 10 की पावर में मिस्टेक कर दिया,
10 की पावर में कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 0.1.23 0.4, ठीक है, यहाँ तक इंटू पाई 2 इंटू माइनस, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, यहाँ तक से किया हमने। ये 0.2 में जाएगा, है ना, 0.2 में जाएगा तो 35.2 बनेगा लगभग लगभग। तो आंसर जो है एफ वी इज इक्वल टू बन जाएगा 3.52 इंटू 10⁻10 न्यूटन। इसके आसपास देखो कौन सा ऑप्शन है, इसके आसपास हमारा ऑप्शन है 3.9 इंटू 10⁻9। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन अप्रोक्स में की है। कैलकुलेशन अप्रोक्स में करने का फायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, आपका टाइम बच जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स, बहुत सारी ड्रॉप्स है, ठीक है ना, लार्ज नंबर मान लेते हैं कि n ड्रॉप्स है। अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r कंबाइंड टू हैव अ ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R। फिर से देखो, कंबाइन होती है तो क्या चीजें सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है, इस चीज को ध्यान में रखें। इफ द सरफेस टेंशन T, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज J, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज J। इसको पता है, इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब क्या होता है कि 1 कैलोरी एनर्जी बनाने के लिए आपको कितने जूल वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। 1 कैलोरी हीट बनाने के लिए आपको कितने जूल मैकेनिकल वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, वो होता है मैकेनिकल हीट ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपको हीट बनानी है तो क्या करो, वर्क डन निकालो, जे का डिवाइड मार दो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मुला भी बताऊंगा आपको। तो पूछ रहा है कि द राइज इन हीट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हीट एनर्जी चाहिए लेकिन यूनिट वॉल्यूम की चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट वाला केस क्लियर कर देता हूं। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट होता है कि 1 कैलोरी हीट बनाने के लिए कितनी वर्क डन की, तो W/H, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो हीट क्या हो जाएगा आपका, W/J। ये W क्या कहां से आता है, ये एनर्जी में चेंज होने की वजह से आता है। तो डेल्टा U/J भी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब निकाल लेते हैं कि डेल्टा U कितना है, सरफेस एनर्जी में चेंज आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि n ड्रॉप r रेडियस की, स्मॉल r रेडियस की n ड्रॉप कंबाइन हुई और एक बड़ी ड्रॉप बन गई कैपिटल R रेडियस की। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या सेम रहेगा, इस पूरे प्रोसेस में सेम रहेगा आपका, क्या सेम रहेगा, इस पूरे प्रोसेस में सेम रहेगा वॉल्यूम। लेकिन एरिया चेंज होने की वजह से सरफेस एनर्जी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होने की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लेकिन हीट एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो भी निकालनी है, पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है। तो यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहेगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब शुड बी इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यस या नो, ऐसी चीज लिख सकते हैं। ये 4/3 से कटा तो R विल बी इक्वल टू आया n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तो उस बड़े वाले ड्रॉप की रेडियस मेरे सामने आ चुकी है। अब देख लेते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, यू इनिशियल की मैं बात करूं, इनिशियल एनर्जी थी n इंटू सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू देखना चाहूँ तो n की वैल्यू मेरे सामने आ जाएगी, n विल बी इक्वल टू कैपिटल R बाय स्मॉल r, n की पावर 1/3 ही आएगी, तो n आ जाएगा कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल r क्यूब। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, बिकॉज n देखो ऑप्शन में नहीं है तो n को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो n की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा t इंटू, है ना, t इंटू 4 पाई r स्क्वायर, n की जगह वैल्यू पुट कर दो, r क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल r क्यूब। तो u इनिशियल फाइनली आपके सामने है t इंटू 4 पाई इंटू r क्यूब डिवाइडेड बाय r, यही आएगा, पक्की बात, ठीक है। अब अगर मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, फाइनल सरफेस पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा, सिंपल t इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, t इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये आ गया। अब दोनों ही सरफेस एनर्जी में कुछ चेंज होगा जिसकी वजह से हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो वो सरफेस एनर्जी में चेंज अगर आपको निकालना तो कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि t इंटू 4 पाई R स्क्वायर माइनस t इंटू 4 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ये आ गया वो चेंज, ठीक है, ये आ गया वो चेंज, है ना। अच्छा, एनर्जी रिलीज हुई है तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी रिलीज हुई है ना, इनिशियल ज्यादा होगी, तो इनिशियल में से फाइनल को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो t इंटू 4 पाई इंटू R क्यूब डिवाइडेड बाय R माइनस t इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर, है ना, ये आ गया,
ठीक है जी। अब ये एनर्जी रिलीज हो चुकी है। अब इस एनर्जी से कितनी हीट रिलीज हुई होगी, कितनी हीट रिलीज होगी, तो कोई आपसे पूछता है कि टोटल हीट कितनी रिलीज हुई है, तो आप क्या कर दो, इसके अंदर कैलोरी के अंदर, ये तो जूल के अंदर आ गई, कैलोरी के अंदर, तो इसके अंदर जे का डिवाइड मार दो, जे का डिवाइड मार दो, डेल्टा यू बाई जे आपका ये हो गया, कितनी हीट रिलीज होगी कैलोरी के अंदर। तो डेल्टा यू कितना है, अगर आप ध्यान से देखो 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया है ना, 4 बाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, नीचे ये जे पड़ा है, डेल्टा यू में से कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा आपका कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, -1 बच गया, -1 बच गया, ठीक है। ये आपको ये चीज हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीट एनर्जी रिलीज पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ी सी होशियारी की है, तो आपको भी जरा संभल के काम लेना पड़ेगा। तो हीट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एच बाई वी पूछा है, तो एच कितना है, ये है, और वी कितना हो जाएगा आपके सामने, बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जे इंटू आर बाई आर -1, ये आ गया। देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, इधर आर स्क्वायर आर क्यूब है, तो नीचे एक आर बचेगा, तो फाइनली एच डैश मेरे सामने आ रहा है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3T बाई जे है ना, 3T बाई जे, और नीचे आर भी है देखो जे के साथ, और कैपिटल आर बाई स्मॉल आर -1 के अंदर डालूंगा, तो 3T बाई जे 1 बाई स्मॉल आर -1 बाई कैपिटल आर। ये देखो किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ बी ऑप्शन देखो दिखाई दे रहा है, 3T बाई जे 1 बाई आर -स्मॉल आर। अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे, इसे बढ़िया क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है, दो या दो से ज्यादा आपकी छोटी ड्रॉप्स मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाती है, तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब वो एनर्जी जाती कहाँ है, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में चली जाती है, जिसकी वजह से आपसे इसमें एक स्टेप आगे और क्वेश्चन पूछा जा सकता था, टेम्परेचर में इंक्रीज बताओ, तो वहां पे आपको ms डेल्टा टी वाला एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाना पड़ता, और तो डेल्टा टी भी यहाँ पे आप निकाल सकते हो, नीचे ms का डिवाइड आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। इसी के साथ ये सेशन होता है खत्म, और हमारा थैंक यू वेरी मच रहेगा आपके लिए, आपने सेशन ये देखा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो अपना प्यार देना मत भूले, इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके और थोड़ा बहुत हमारा भी सपोर्ट हो सके। मिलता हूँ ऐसे ही बढ़िया सेशन के साथ अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।